हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम मजिस्ट्रेट सिविल सर्विसेज क्लासेस में। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ यूपी पीसीएस का मेंस का पेपर 5 और पेपर 6। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अब पेपर 5 और पेपर 6 के दोनों ही पेपर लेके आऊँगा और आपके साथ एनालिसिस करूँगा, आपके साथ ये विश्लेषण करूँगा कि किस प्रश्न को लोक सेवा आयोग ने किस टॉपिक से उठा के प्रश्न को बनाया है। आप सबको पता है 29 से जो 2 जुलाई तक यूपी पीसीएस का मेंस हुआ है और उसके बाद जो पेपर है ये मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये दिखाने के लिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कैसे पढ़ना है और कैसे किस टॉपिक को प्रिपरेशन करना है। आगे मैं आपको वो भी बताऊंगा किस टॉपिक को कहाँ से कितना प्रिपरेशन करना है, किस टॉपिक का डेटा कहाँ से लेना है, कहाँ क्या देना है। फिलहाल मैं अभी आपके पास पेपर 5 को लाया हूँ, पेपर 6 भी लाऊंगा। इन दोनों का विश्लेषण करूंगा किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन बना है। तो ये तो सबसे पहले मैं आपके सामने सिलेबस को रखना चाहूंगा। ये देखिए ये सिलेबस है। किसी भी प्रिपरेशन को करने से पहले जो उसकी सबसे मूलभूत चीज होती है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सिलेबस होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी भवन का निर्माण करने से पहले उसके जो उसकी जो नींव होती है उस नींव को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। हम भवन का निर्माण कितना भी सुंदर कर लें, अगर नींव उसकी मजबूत नहीं है तो वो टिक नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी पेपर अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास सिलेबस जो है एकदम क्लियर होना चाहिए। किस टॉपिक से क्या सवाल पूछा जाएगा, कहाँ से कितना क्या लेना है, क्या उसको देखना है। तो सिलेबस को हमेशा याद रखिएगा। और दूसरी चीज है, मैंने जो ये सिलेबस बनाया है ये टोटली उसी अकॉर्डिंग में बनाया है, उसी क्रमबद्ध तरीके से बनाया है जिस क्रमबद्ध तरीके से लोक सेवा आयोग ने अपने वेबसाइट पे नोटिफिकेशन के थ्रू इसको दिखाया है। इसमें कुछ मैंने अलग से नहीं लिखा है, ना कि कुछ मैंने ऊपर नीचे किया है। अगर यहाँ पे टॉपिक 1 में हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर और एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी लिखा है, तो वहां पे भी नंबर 1 में यही लिखा है। तो इसमें मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए कर दिया है कि जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में पढ़ें, जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में पढ़ें। तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। आज मैं भी डिस्कशन करने जा रहा हूँ, तो आइए चलिए देखते हैं। ये है सिलेबस और ये रहा आपका यूपी पीसीएस पेपर 5 यूपी स्पेशल जनरल स्टडीज। आप लोग सब देख रहे हैं, मैं पहला पन्ना खोलने जा रहा हूँ। ये रहा आपका पहला प्रश्न जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2024 के मेंस में यूपी स्पेशल के पेपर में पूछा है। प्राचीन भारत में प्रयागराज की संस्कृति महत्व का वर्णन कीजिए। ये सवाल सीधा सीधा उसने उठा के पेपर 5 का जो पहला सिलेबस का टॉपिक है, ये देखिए, एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर। इस टॉपिक को जिस भी लोग ने अच्छे से तैयार किया होगा, इस प्रश्न का उत्तर वो दे पाएगा। सीधा सीधा लोक सेवा आयोग ने एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी के टॉपिक से इस प्रश्न को बनाया है। अब आपके दूसरे प्रश्न की तरफ हम जाएंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के अवस्थित प्रमुख गणराज्य एवं उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में लिखिए। राइट अबाउट द मेजर रिपब्लिक लोकेट्स इन द उत्तर प्रदेश एंड देयर पॉलिटिकल सिस्टम इन द 6th सेंचुरी बीसी। ये भी एक तरफ से हिस्टोरिकल सब्जेक्ट है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो ये बनाया है, तो पहला ही वाला टॉपिक जो है इसको कवर करेगा। जिस भी कैंडिडेट ने पहले टॉपिक को इसको अच्छे से सिलेबस को अच्छे से देखा होगा, इस क्वेश्चन को भी वो कवर कर लेगा। तीसरा जो आपका सवाल है लोक सेवा आयोग ने जो पूछा है, सन 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार की अवध के तालुकदारों के प्रति क्या नीति थी। ये जो सवाल है सीधा सीधा सिलेबस के टॉपिक नंबर 3 से पूछा गया है, आप ये देख सकते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद के उत्तर प्रदेश का योगदान क्या है। सीधा सीधा टॉपिक है और ये कोइंसिडेंस ही कह सकते हैं कि यहाँ पे भी ये तीसरे नंबर पे आ रहा है और प्रश्न में भी देखिए ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। देखिए
सीधी तरह से। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो तीसरा प्रश्न पेपर 5 में बनाया था वो आपका सीधा सीधा सिलेबस के टॉपिक 3 से बनाया था। देखिए, अब मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चौथे सवाल पे जाऊंगा। जो चौथा सवाल उसने पूछा है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो हम किसी भी चीज को जब पढ़ते हैं तो हम दोनों तरफ से पढ़ते हैं, उसके प्रॉन्स भी देखते हैं, उसके कॉन्स भी देखते हैं, मतलब एडवांटेज भी देखते हैं और डिसएडवांटेज भी देखते हैं। तो ये जो सिलेबस का जो टॉपिक है ये सीधा सीधा हेल्थ इशू से रिलेटेड है, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया था। और ये देखिए दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय मुद्दे। मुद्दे नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो जब आप किसी चीज को पढ़ेंगे तो उसकी अच्छाइयों को भी पढ़ेंगे, उसकी बुराइयों को भी पढ़ेंगे। जैसे कि आप जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं तो उसके अच्छे गुणों को भी हम देखते हैं और बुरे चीजों हरकतों को भी हम देखते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज को ध्यान रख के ही हर टॉपिक को आपको पढ़ना है। और उसमें आपने ये देखिए 14वां जो टॉपिक है जो सिलेबस का, उसी से ये सवाल बना है। अब हम आके देखते हैं 5वां सवाल जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा है वो क्या है। उत्तर प्रदेश के राज्य संचित निधि एवं आकस्मिक निधि के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, अब ये सवाल मुझे लगता है कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से या संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीटर एग्जाम दे या लोअर पीसीएस की भी अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो ये तो समझ लीजिए, मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन जो लोक सेवा आयोग ने पूछा है। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो एक कहावत है कि हम ओवर थ्रो करते हैं। सामने वाली टीम जब बैटिंग करती है उसको रन की बहुत जरूरत होती है तो बॉलिंग टीम कभी कभी ओवर थ्रो कर देती है, तो एक तरह से रन उसकी झोली में हमने डाल दिया। ठीक उसी तरह से ये प्रश्न है मेरी नजर में। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर किसी ने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, अगर कुछ नहीं उसने पढ़ा हो, केवल लक्ष्मीकांत ही अगर वो पढ़ के गया होगा तो बहुत आसानी से ये सवाल का उत्तर वो दे सकता है। और सिलेबस में जो ये टॉपिक आपका पूछा गया है वो यहाँ से पूछा गया है। ये देखिए, ये रहा आपका सिलेबस का जो 8वां टॉपिक है उससे पूछा गया है। कंसोलिडेटेड फंड एंड कॉन्टिजेंस फंड में क्या अंतर है। ये देखिए, आकस्मिक निधि और संचित निधि, ये हो गया। ये देखिए दिया हुआ है, कहा गया आपका, ये देखिए आकस्मिक निधि और ये संचित निधि के बीच अंतर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें कोई टफ क्वेश्चन मुझे नहीं लगता। अगर किसी ने थोड़ा सा भी अगर इसको कहीं पढ़ा होगा तो अपने हिसाब से इसको लिख सकता है। एक तरफ से कमीशन ने 8 नंबर थ्रो किया है, अगर आप इसको लिखते हैं तो नाना करते हुए एग्जामिनर से आप 5.5-6 नंबर इजीली गेन कर सकते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। दूसरा जो सबसे इजी क्वेश्चन मुझे लगता है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दिया था कैंडिडेट्स को, वो ये देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्य उच्च न्यायालय गठन और क्षेत्राधिकार की विवेचना करिए। कोई भी इसको बोल सकता है। हम सब जानते हैं, जिसने भी थोड़ी बहुत भी पॉलिटी अगर पढ़ी है, हम सबको पता है कि देश के किसी भी राज्य में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो मान्य होता है और राज्य के किसी भी कोने में जहां तक राज्य की सीमा लगती है उसमें हाई कोर्ट का आदेश मान्य होता है। तो ये भी एक तरफ से समझ लीजिए कमीशन ने एक तरफ से इसको रन थ्रो किया है। और जब आप हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, उसके आप कब गठन हुआ, कब उसका निर्माण हुआ, कब पुराना हुआ, ये चीजें पढ़ेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे पता है भारत में इलाहाबाद हाई कोर्ट जो आता है वो भारत का चौथे नंबर का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। मद्रास हाई कोर्ट शायद नंबर 1 में आता है, दूसरे नंबर में शायद बॉम्बे हाई कोर्ट आता होगा या कोलकाता हाई कोर्ट आता है, और चौथे नंबर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट आता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कहते हैं, बहुत ही पुराना हाई कोर्ट है। ये सबसे ज्यादा जजों का भी इसमें सिटिंग वो है। तो बहुत ही बेसिक चीज है, इसमें भी कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है। अगर आप हल्का सा भी अगर आपने गूगल किया होगा तो इसमें भी आप एग्जामिनर से 6.5 5 5.5 नंबर
इजीली ले सकते हैं, बहुत ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है। सातवां जो आपका क्वेश्चन है, सातवां जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अच्छा हाँ, ये मैं आपको दिखा दूं ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये देखिए, यहाँ देखिए गया सिलेबस का जो सातवां टॉपिक है उससे पूछा गया है, न्यायालय एवं उसके अधिकार क्षेत्र, हाई कोर्ट एंड इट्स जुडिक्शन इन यूपी। जो सिलेबस का सातवां टॉपिक है उससे ये प्रश्न बना है। अब मैं आता हूं आपके सातवें प्रश्न पे। सातवें प्रश्न में आता हूं जो कि दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में कुशल कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। तो ये जो पैसा सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है क्या, उसके लिए गवर्नमेंट कर क्या रही है, और दूसरी सबसे बड़ी चीजें हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की क्या क्या चीजें और अच्छी हो सकती हैं, कहाँ कहाँ से लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है। इन सारी चीजों को पढ़ना के लिए जो टॉपिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो हमको सिलेबस में दिया था वो ये है। जो सिलेबस में जो 13th टॉपिक है वो जो है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है। ये देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एंड सिविल डिफेंस इन यूपी, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा। ये जो टॉपिक है ये इस प्रश्न को पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहा है। इस टॉपिक से इस प्रश्न को लोक सेवा आयोग ने उठाया है। अब मैं आता हूं आपके 8वें सवाल पे, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा है, उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। इंग्लिश में एनालिसिस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ इन उत्तर प्रदेश। ये जो एनजीओ वाला सवाल है ये देखिए सीधा सीधा आपके सिलेबस में 19वां टॉपिक जो है उससे पूछा गया है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन एनजीओ मुद्दे योगदान एवं प्रभाव, सीधा टॉपिक यहाँ से इस प्रश्न को बनाया गया है, बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है। अब मैं आता हूं आपके 9वें टॉपिक पे जो लोक सेवा आयोग ने पूछा है, उत्तर प्रदेश में जल परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की भूमिका पर चर्चा करिए। यहाँ पे थोड़ा सा लोक सेवा आयोग ने थोड़ा सा इसको कह सकते हैं एक तरफ से इसको थोड़ा सा पजल किया है, दो टॉपिक्स को जोड़ के ये सवाल को बनाया गया है। पहला तो पर्यटन, तो यूपी का देखिए पर्यटन का टॉपिक है जो कि क्या कहते हैं सिलेबस में दिया हुआ है वो ये है। उसमें दिया हुआ है कि कैसे हम पर्यटन को वो कर सकते हैं और बढ़ावा दे सकते हैं, उसमें और रिफॉर्म्स क्या कर सकते हैं। और दूसरा जो है ये जल शक्ति मिशन के तहत, तो ये है देखिए, ये देखिए टूरिज्म इन यूपी इश्यूज एंड प्रोस्पेक्ट, उत्तर प्रदेश में पर्यटन मुद्दे एवं संभावनाएं, ये 20वां टॉपिक है सिलेबस का। और 18वां जो टॉपिक है, 18वां जो सिलेबस का टॉपिक है वो जल शक्ति मिशन एवं अन्य केंद्रीय योजनाएं एवं उनका क्रियान्वयन। इन दो टॉपिक्स को मिला के उसने सवाल को बनाया है। अब हम आते हैं आपके 10वें प्रश्न पर, उत्तर प्रदेश में लोगों के बेहतर जीवन स्तर के लिए स्मार्ट सिटी की भूमिकाओं की विवेचना करिए। ये एक तरफ से दो टॉपिक्स को घेरने वाला सवाल है। एक तो आपके गवर्नेंस को भी घेरता है, अगर डिजिटल गवर्नेंस को भी घेरता है, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी इस टॉपिक को कवर करता है। भाई स्मार्ट सिटी आप बनाओगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होगा तो डिजिटल गवर्नेंस होगा। और दूसरी चीज है कि इसमें डेटा भी आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि इस समय वर्तमान कंडीशन में उत्तर प्रदेश में 10 जिले ऐसे हैं, 10 सिटीज ऐसी हैं जो स्मार्ट सिटीज के तहत आती हैं। जैसे कि आगरा हो गई, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी। ये जो जिले हैं, जो सिटीज हैं, ये स्मार्ट सिटीज में आती हैं। तो इनमें डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो टॉपिक है इसमें भी मेरे हिसाब से गवर्नेंस वाला जो टॉपिक आएगा पॉलिटी का, उसी में ये गुड गवर्नेंस कैसे हो सकता है। तो यहाँ से स्मार्ट सिटी का आप इसको लिख सकते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है ये 6वां जो टॉपिक है गवर्नेंस का, ये देखिए
उत्तर प्रदेश में राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, राज्य, ये देखिए गवर्नेंस। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम इन यूपी, गवर्नेंस। और जितना डिजिटल गवर्नेंस होगा उतनी पारदर्शिता बढ़ेगी, उतनी चीजें बढ़ेंगी। अब देखिए उत्तर प्रदेश में एक चीज बहुत अच्छी आ गई है। पहले हमको कहीं भी जाना होता था, कोई चीज हमारी खो जाती थी या कुछ हमें उसका शिकायत दर्ज करानी पड़ती थी, हमको थानों में जाके एफआईआर कराना पड़ता था। लेकिन अब ऑनलाइन एफआईआर करिए, तो ये गुड गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस की ही निशानी है। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आज के समय किसी का मोबाइल खो जाता है या कोई सामान खो जाता है और क्या कहते, अगर वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नहीं है, तो हम आराम से ऑनलाइन कहीं से भी जाएंगे और अपनी एफआईआर को दर्ज करा लेंगे। पहले क्या था, हमें थाने में जाना पड़ता था, एप्लीकेशन लिखना पड़ता था, हमको अपनी समस्याएं बतानी पड़ती थी। इसमें कई बार लोग परेशान भी होते थे, जाने से डरते भी थे। लेकिन अब ये चीजें नहीं, ये गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस के तहत ही और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आपका जो 11th क्वेश्चन है जो लोक सेवा आयोग ने पूछा है। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला की विशेषताएं, इसके तत्व एवं शैलियों का वर्णन करिए। ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आपका आप जब देखेंगे तो ये सीधा सीधा सिलेबस का जो दूसरा टॉपिक है वो दिया, आर्किटेक्चर एंड देयर सिग्निफिकेंस एंड मेंटेनेबिलिटी, म्यूजियम, आर्chives एंड आर्कियोलॉजी ऑफ यूपी। इस टॉपिक से सवाल को बनाया गया है। अब हम आते हैं 12वें प्रश्न पे आपके लोक सेवा आयोग के। प्राचीन उत्तर प्रदेश के नगरों के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। ये सवाल जो है ये भी एंशंट सिटीज और प्राचीन नगरों में है, तो ये भी कहीं ना कहीं मैंने आपको दिखाया टॉपिक 1 जो है सिलेबस का, उसी से ये कवर करता है। प्राचीन नगर से कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से भी सवाल का कवर करेंगे सिलेबस के। अब हमारा जो 13th क्वेश्चन है वो ये है, ये देखिए 13th क्वेश्चन जो पूछा गया है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ये जो टॉपिक है ये भी आपको सीधा सीधा 1857 की जो पोस्ट और प्री स्ट्रगल हुए हैं इंडिया के, इन्हीं से मिलेगा, क्योंकि हम सबको पता है ये चीज कि इसी टॉपिक से इसको हमको कवर करना है। तो इसका भी आपको जो 13th टॉपिक है इसका भी जो आपको उत्तर है वो आपको इसी टॉपिक से मिलेगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन प्री एंड पोस्ट 1857 फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। 1857 प्री मतलब पहले एवं बाद में। हमको पता है सबको फ्रीडम जो फ्रीडम मूवमेंट है 1855 से है, तो इसका जो 1857 के पहले एवं बाद में इसी टॉपिक से कवर होगा। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर ये 14th पे। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख त्योहारों, विशेषताएं, उनकी सामाजिक आर्थिक भूमिकाओं का विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये जो सवाल है ये सीधा सीधा आपके सिलेबस के पेपर 5 से दिया गया है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोकनृत्य, भाषा एवं साहित्य, बोली, सामाजिक प्रथाएं एवं पर्यटन। इस टॉपिक से इस प्रश्न को कवर किया गया है, जो सिलेबस में ये वाला टॉपिक है। ये देखिए, प्रमुख त्योहार, विशेषताएं, सामाजिक आर्थिक भूमिका। ये देखिए, त्योहार, सामाजिक प्रथाएं, पर्यटन, जनजातीय मुद्दे, ग्रामीण, शहरी, जनजातीय, सामाजिक संरचना, साहित्य। ये देखिए, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर आपके 15 पे। यदि दूसरा सदन पहले सदन से असहमत हो तो वह शरारत पूर्ण है, यदि वह सहमत हो तो अनावश्यक है। इस प्रसिद्ध कथन के प्रकाश में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की उपयोगिता की चर्चा कीजिए। ये सीधा सीधा प्रश्न पॉलिटी का है, तो इसमें भी एक तरफ से मुझे लगता है कि बहुत
टिपिकल क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूँगा इसको। अगर आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़े हैं या पढ़ रहे होंगे तो विधानसभा और विधान परिषद, इसके डिफरेंस को अगर आप अच्छे से बता सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं, अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप इजीली दे पाएंगे। सिलेबस के इस टॉपिक से इस सवाल को पूछा गया था। अब हम आते हैं अपने 16th क्वेश्चन पे। देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली की सफलता की लंबी कहानियां हैं, उपयुक्त उदाहरणों से इसकी पुष्टि कीजिए। तो ये जो प्रश्न है ये भी आपका पंचायती राज वाला जो सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है उसी से है, जो कि सिलेबस के 9वें नंबर पे है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, शहरी एवं पंचायती राज लोकायुक्त अधिकार से संबंधित मुद्दे। ये देखिए, सीधा सीधा यहाँ से दिया गया। अब हम आपको ले चलते हैं 16वां प्रश्न पे। जो 16वां प्रश्न का आपने देखा पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है, वो सिलेबस के टॉपिक 9 से कवर करता है। ये देखिए, ये 16वां जो है ये टॉपिक 9 से पंचायती राज। अब 17वां प्रश्न जो लोक सेवा आयोग ने पूछा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भूमिका लोक सेवकों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चयन के लिए उसके समक्ष चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। बहुत ही ये भी बहुत ही टफ क्वेश्चन तो मैं नहीं पूछूं कहूंगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इस सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है लोक सेवा आयोग के बारे में, और उसके उसमें ये देखिए, बहुत ही ये भी एक तरह से बहुत कठिन प्रश्न मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये है कि ठीक है, आयोग ने अपनी तरफ से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए, सीधा सीधा इस टॉपिक से दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। बहुत सीधा टॉपिक है, इसमें अगर आपने कुछ भी थोड़ा बहुत भी रिसर्च किया होगा, देखा होगा, तो इजीली आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये प्रश्न मुझे लगता है कि 12 नंबर का है, तो 12 नंबर का ये प्रश्न है। ये देखिए, एग्जामिनर से आप आराम से अगर आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और लोक सेवकों के बारे में थोड़ा सा भी अगर इसको आपने जाना, तो आराम से 7.5, 8, 8.25 नंबर आप इजीली एग्जामिनर के से ले सकते हैं। सॉरी। अब हम आते हैं 18वें प्रश्न पे। 18वां प्रश्न जो होता है दिया हुआ है, संगठित अपराध एवं आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा की गंभीर चुनौतियां, इनके प्रतिकार करने के लिए उत्तर प्रदेश में क्या प्रबंधन किया गया है। ये जो टॉपिक है वो इंटरनल ये सिक्योरिटी और अपराध से उससे है, इशू से है, सिक्योरिटी से है यूपी। तो ये जो 12वां टॉपिक है सिलेबस का, उसमें जो आपका 5वां है। देखिए, 12वां टॉपिक में भी कई इक्का खा गा गा करके बने हुए हैं, तो उसमें जो आपका 5वां टॉपिक है उससे रिलेटेड है। ये देखिए, संगठित अपराध एवं आतंकवाद से संबंध, 12th का। ये देखिए, जो 12वां टॉपिक है सिलेबस का, उसमें जो 5वां सेक्शन दिया गया है उसमें ये है, 5वें सेक्शन में 12वें टॉपिक के। ये देखिए, संगठित अपराध है, आप देख रहे हैं। ये देखिए, संगठित अपराध एवं आतंकवाद का राष्ट्रीय सुरक्षा, इस संगठित अपराध एवं आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां। ठीक, ये देखिए 12वां टॉपिक है, सीधा सीधा ये देखिए, संगठित अपराध और आतंकवाद से संबंध, सीधा यह टॉपिक दिया हुआ है। 19वां जो टॉपिक है आपका, ये उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए, एग्जामिनर चैलेंज ऑफ फूड सिक्योरिटी इन उत्तर प्रदेश। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है, और लैंड इसकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है ये। और इसमें आप सीधा सीधा, मुझे जो लगता है, मैंने जो देखा है वो ये है कि लैंड रिफॉर्म वाला जो सिलेबस में जो टॉपिक है उसी का ही ये, आप उसी से इसको कवर करिए, उसी से इसको कवर कर सकते हैं। ये देखिए, लैंड रिफॉर्म्स वाला जो है
क्योंकि ये एग्रीकल्चर का टॉपिक है तो उसमें आप इसको इसी से कवर कर सकेंगे। एक मिनट, लाइए देखिए, लैंड रिफॉर्म्स एंड इट्स इम्पैक्ट इन यूपी। क्योंकि अगर एग्रीकल्चरल किसान के पास, खेतीहर किसान के पास जमीनें होंगी तभी कृषि होगी, और जब कृषि होगी तभी राज्य के हर एक नागरिक को फूड सिक्योरिटी जो होगी, अनाज है इजीली अवेलेबल हो पाएगा। तो इसीलिए मुझको लैंड रिफॉर्म एंड इम्पैक्ट इन यूपी जो ये टॉपिक है उसी से मैं इसको कवर करूंगा। लैंड रिफॉर्म, उत्तर प्रदेश की भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव। अब मैं आता हूं आखिरी सवाल की तरफ, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पेपर 5 में पूछा है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्कूली शिक्षा की विफलता एवं भविष्य पर टिप्पणी कीजिए। राइट एंड नोट ऑफ फेलियर एंड फ्यूचर ऑफ पब्लिक स्कूलिंग एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश। ये जो शिक्षा से रिलेटेड प्रश्न है उत्तर प्रदेश का, जो कि सिलेबस के 15वां टॉपिक है, 15th टॉपिक है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली, उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली जो सिलेबस का 15th टॉपिक है वो इसको कवर करेगा। क्योंकि जब आप शिक्षा प्रणाली के बारे में, किसी भी राज्य के बारे में या देश के बारे में पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, उसकी चुनौतियों को भी पढ़ेंगे, उसकी कमजोरियों को भी पढ़ेंगे, खामियों को पढ़ेंगे, उसकी अच्छाइयों को भी पढ़ेंगे। तो इन सब चीजों की, जब आप इन सब चीजों को पढ़ेंगे तो इजीली देखेंगे तो इजीली इस टॉपिक को भी आप कवर कर पाएंगे। सारी चीजों को कवर कराऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज को अच्छे से बताऊंगा। तो आप बहुत पैनिक मत होइएगा, सब चीजों को अच्छे से बताऊंगा, कहाँ से किस टॉपिक को कवर करना है, डेटा सहित सब कुछ बताऊंगा। इसीलिए आपके सामने पेपर का विश्लेषण कर रहा हूँ। बस मेरे मोटिवेशन के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और बीच बीच में अगर कहीं मुझसे कुछ भी डेटा अवेलेबल होता है तो वो भी आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा सब कुछ चीजें। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है आप सबको। ये पूरा सिलेबस मैं आपको कवर कराऊंगा। जिन भी लोगों ने 2025 के मेंस को टारगेट किया है देने के लिए, आप निश्चिंत होकर रहिए। मेंस आपका जनवरी फरवरी में होगा, तब तक आपका ये सिलेबस पूरा मैं कवर करा दूंगा, एक एक लाइन, एक एक टॉपिक, जिसमें आपको कुछ भी चीजों घबराने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ पेपर 6 के विश्लेषण के साथ।